सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का हमारा ये लाइव सेशन लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास की सीरीज में यह 17वीं श्रृंखला है और बहुत अद्भुत इस श्रृंखला को आप लोगों का समर्थन मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको देखा है और देखने के साथ साथ इसको सराहा है, बहुत प्रशंसा की है इनके श्रृंखला के जो भी क्वेश्चन आप इनको लेकर। तो एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास, जिसका उद्देश्य है, मुहिम है हमारी, कोई भूखा नहीं सोए, हर व्यक्ति की आंखों में एक सकारात्मकता लानी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी इस क्लास के माध्यम से सतवीर जी चौधरी को जयपुर से, जिन्होंने मुझसे प्रेरित होकर और जयपुर में लगभग 300 से 400 परिवारों को जो है वो फूड पैकेट्स जो हैं वो भिजवाए हैं। सतवीर जी आपका बहुत अभिनंदन। और इसी मुहिम के तहत मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा रोहित जी पालीवाल का, कि रोहित जी पालीवाल जो राजसमंद से हैं, उन्होंने बच्चों के लिए एक पाठदान नामक योजना के माध्यम से जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद हैं उन बच्चों के एजुकेशन के लिए वो कार्य कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि राजसमंद के जो बच्चे हैं वो उनसे जुड़े उस योजना में और उन गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो सतवीर जी और रोहित जी आप दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही हमारे एनजीओ के एक सदस्य वासुदेव अलवर से, कि आज उम्मीद एनजीओ के तहत लगभग 34 परिवारों को जो है फूड पैकेट्स, लगभग 10,000 की सामग्री के फूड पैकेट्स उन्होंने उपलब्ध करवाए। तो इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और करौली से पूजा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक विधवा महिला तक उन्होंने हमारे उम्मीद एनजीओ की जो सहायता है उसको पहुंचाया। प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी, जितना संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सब तक पहुंचना, सबकी उम्मीदों को पूरा करना संभव नहीं होता है, लेकिन जितनी कोशिश अपन करें उतनी हमें करनी चाहिए। आज की श्रृंखला को शुरू करता हूं और इस श्रृंखला में भी 15 एक बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के समक्ष हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की तरफ से बड़ा था कि सर रीट का एग्जाम कब होगा। चूंकि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया कि 1 जून को हम मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग में हम 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक योजना बनाएंगे, यानी 12वीं की बोर्ड परीक्षा निश्चित होंगी। 10वीं को लेकर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन निश्चित होगा। उसके बाद 10वीं परीक्षाओं का आयोजन होगा और उसके साथ साथ हम 1 तारीख को यह भी चर्चा करेंगे कि आगामी रिट भर्ती परीक्षा कब आयोजित हो सकती है। इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह शिक्षा मंत्री जी का बयान है। अब आपके दिमाग में कयास आ रहा होगा कि सर ये तो पता नहीं कितने 2 साल से 3 साल से कह रहे हैं, हमारे सपने टूट चुके हैं, इरादे कमजोर हो चुके हैं, उम्मीदें कमजोर हो चुकी हैं। ये आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कब होगा एग्जाम, कब होगा। मैंने पहले भी शुरुआत से कोरोना काल का जो कठिन पीरियड था, जो धीरे धीरे अब कोरोना मैंने कहा था कि धीरे धीरे कम होगा, वापस हम सकारात्मकता के युग में प्रवेश करेंगे और वैसा ही हो रहा है, सब पॉजिटिव होने वाला है, याद रखना। तो मैं यही कहूंगा कि एग्जाम रिट का होगा तो सितंबर फर्स्ट वीक की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। फिलहाल की परिस्थितियों को जहां तक मैं समझता हूं, जो मुझे मेरी इनसाइट एक संकेत दे रही है कि रीट का एग्जाम संभवतः कब हो सकता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग रीट का एग्जाम हो सकता है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो है वो एग्जाम को जुलाई को मान के तैयारी करें। एग्जाम सितंबर में होती है, लेकिन मेरा आपको निवेदन क्या है कि आप जुलाई को मानकर जो है वो रीट की तैयारी करें, ताकि जुलाई तक यदि आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद अगस्त के अंतर्गत आप उसको रिवीजन करें, उसकी धार जो है वो पैनी बनाएं और अपनी मेरिट लिस्ट में अपना एक बढ़िया रैंक जो है वो सुनिश्चित कर लें। तो मैं आपको कहूंगा कि जुलाई को मान के तैयारी कीजिए। बाकी एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी 100 ज्यादा से ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का, लर्निंग विथ मोटिवेशन क्लास। पॉजिटिव रहना दोस्तों, आपको तोड़ने का बहुत प्रयास किया जाएगा, आपको गिराने का बहुत प्रयास किया जाएगा, लेकिन हिम्मत रखना, ये हिम्मत हौसले यही आपको भीड़ से अलग करेंगे, याद रखना। चाहे कोई साथ दे या न दे, लेकिन खुद को अपना साथ जरूर देना है। बीच में कमेंट लूंगा, लेकिन सबसे पहले आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और प्रश्न ये है, देखिए समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनावश्यक प्रश्न कोई भी नहीं होगा हमारी सीरीज में, वही प्रश्न जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि ग्रोथ की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम कौन सा सही होगा? सबसे कम सत्य है, क्या चल रहा है मेरा, सबसे कम सत्य है।
मार्कर काम कैसा नहीं कर रहा इस पे। कौन सा अभिवृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है, और सबसे कम सत्य कौन सा होगा? ये मार्कर जो है वो शायद काम नहीं कर रहा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बताता जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कर लीजिएगा क्लियर, क्योंकि ये मुझे भी खुद को समझ में नहीं आता है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा कि कौन सा अभिवृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? ये चल ही नहीं रहा है। ये व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो ये तो सही है। ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है, सबसे कम सही कौन सा, ये पूछ रहा है। तो व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन, क्योंकि अभिवृद्धि का संबंध किससे है? आपकी मात्रात्मक परिवर्तन से, आपकी लंबाई से, आपकी चौड़ाई से, आपकी ऊंचाई से है। तो ये तो मात्रात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो ये तो सही है एकदम से। हर विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। देखिए, ग्रोथ आपकी शारीरिक विकास से स्पेशली संबंधित होती है, बाकी विकास के अन्य पक्षों से भी क्या होती है? संबंधित होती है। नहीं चल रहा बेटा, इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पे वैसे नहीं चल रहा है, नहीं तो ये चल जाएगा ना। ये बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, वैसे ही आप समझ लीजिएगा, ये काम नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है। चुनौतियां हैं, जिंदगी का हिस्सा है, टेक्निकल समस्याएं आती हैं। तो व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ये सही है। विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, तो विकास के पक्षों के लिए, क्योंकि फिजिकल पक्ष के तो है ही है, और शारीरिक विकास प्रभावित होता है, इसका मतलब विकास के अन्य पक्ष भी प्रभावित होंगे, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। इसका केवल आकलन किया जा सकता है। अभिवृद्धि का निश्चित रूप से आकलन ही हो सकता है, असेसमेंट ही हो सकता है कि आपकी ग्रोथ के पहलू कैसे हो रहे हैं, एक अनुमान ही अपन लगा सकते हैं। तो आकलन, असेसमेंट किया जा सकता है, सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत कभी भी नहीं हो सकती, यानी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सतत केवल विकास होता है, सतत केवल विकास होता है, ग्रोथ कभी भी सतत नहीं होगी। ग्रोथ एक निर्धारित समय तक होती है, परिपक्व अवस्था तक होती है, तो ग्रोथ जो होती है वो निर्धारित समय तक होगी और विकास निरंतर चलता है। तो यहां आप चार ऑप्शन में से देख रहे हैं कि अभिवृद्धि की एक प्रकार से चार विशेषताएं आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। यहां सबसे कम सही कौन सा है? तो सबसे कम सही कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। तो मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनते जाइएगा। मार्कर काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन काम नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रही है। तो यह एक सतत प्रक्रिया है, यह सबसे कम सत्य है, क्योंकि सतत प्रक्रिया याद रखना कौन होता है? विकास होता है। कौन होता है? विकास। तो पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। सर बंद करके चालू करें? अच्छा चलो ठीक है, एक बार वेट कीजिएगा, मैं करता हूं, इसको बंद करके चालू करता हूं, बंद करके चालू करता हूं, एक बार चल जाए तो। चल नहीं रहा भाई, क्या चक्कर है? एक मिनट बंद करके चालू कर लेता हूँ, शायद थोड़ा सा सही लगेगा, हमारी क्लास में नज़र लगी है। नज़र वज़र कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इनके लिए तैयार रहना चाहिए, इनके लिए तैयार रहना चाहिए। ये लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं और इनसे कभी निराश नहीं हूँ मैं। ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मुसीबतों को झेला है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के एटीट्यूड को देखा है, मैंने इतनी परेशानियों को देखा है। और लोगों का जब आप साथ देते हैं तब तक आप साथ रहते हैं, जैसे उनसे आप दूरी बनाओगे वो लोग आप में कमियां निकालना शुरू कर देंगे। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये लाइफ का एक पार्ट होती हैं, ये लाइफ का क्या होती हैं? पार्ट होती हैं। तो ये तो टेक्निकल समस्या है, आपके साथ आपका खुद का एक व्यक्ति वही आपके साथ धोखा करना शुरू कर देता है। तो जिंदगी में हमेशा इन चीजों को इतना हावी मत होने दें, बस पॉजिटिव रहें, लोगों को देखें और अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग और अपने वजूद के लिए कार्य करते रहें। जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है? तो जीत जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजर वजर किसी की नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी नजर इतनी मजबूत है कि किसी की नजर लगने नहीं देंगे, और हमारे अंदर इतनी अंतर शक्तियां हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, दोबारा स्टार्ट किया है, उम्मीद है कि सही हो जाएगा, ये उम्मीद है कि सही हो जाएगा, ठीक है ना? उम्मीद है कि सही हो जाएगा।
कुछ समस्याएं आती हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा सा फास्टली करवाऊंगा और आज ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। खैर कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया है कि कौन सा आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, कौन सा होगा? डी, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है। ये ऑप्शन जो है एकदम से गलत है, बाकी चारों जो ऑप्शन है वो सही है, याद रखना। ठीक है, सेकंड प्रश्न की ओर मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न, प्रभावी अधिगम के लिए सबसे प्रभावपूर्ण पुनर्बलन, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? तो ये आया हुआ प्रश्न है। देखो, प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग कब होगा? मैंने YouTube पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, स्किनर की पुनर्बलन अनुसूची, रीइंफोर्समेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है और इसको जरूर समझ के जाइएगा, इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने दो प्रकार की, स्किनर ने जो पुनर्बलन अनुसूची है वो कितने प्रकार की बताई थी? इन्होंने दो प्रकार की बताई थी, सतत और आंशिक। सतत से बेटर कौन सी होती है? आंशिक। और आंशिक के दो प्रकार बताए थे, अनुपात पुनर्बलन सूची और अंतराल पुनर्बलन सूची। अंतराल से बेटर कौन सी होती है? अनुपात होती है। कौन सी होती है? अनुपात। अब अनुपात के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित अनुपात और परिवर्त्य अनुपात, जिसमें से निश्चित से बेटर कौन होती है? परिवर्त्य अनुपात। और अंतराल में बेटर कौन सी होती है? परिवर्त्य अंतराल। तो डी ऑप्शन तो कदापि होना ही नहीं है, सतत पुनर्बलन कदापि होना ही नहीं है। प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी कि सर इन दोनों में से कौन सा होगा? तो सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पूछ रहा है, तो सर्वाधिक प्रभावपूर्ण होगा परिवर्तनशील, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? निश्चित लिखा हुआ है। निश्चित है, निश्चित जब हो जाता है कि गुरुजी इस बिंदु के ऊपर ये पूर्ण बलन देंगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, और जब पता होता है तो इतना असर नहीं होता है, और जो बात एकदम से हटके निकल के आती है वो ज्यादा असर करती है। तो परिवर्तनशील जो बदलता रहता है वो पुनर्बलन अनुसूची सबसे बेटर होगी। तो प्रभावी अधिगम के लिए आंसर क्या होगा? सी, यानी इससे आंसर आपका ज्यादा बेटर होगा। इन चारों में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? परिवर्तनशील। तो परिवर्ते ज्यादा बेटर है, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट ज्यादा बेटर है, और यह अवधारणा किसकी है? स्किनर की। तो सी ऑप्शन। आगे देखिए 3 नंबर पे, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है? अब इस प्रश्न को लेकर बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा कि सर दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सही से हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक, नेचुरल, कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, और अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन आप लोगों को दिमाग में जो होगा मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि सर स्वाभाविक और कृत्रिम भी लग रहा है और जन्मजात और अर्जित भी लग रहा है। ये हो रहा है ना कि स्वाभाविक और कृत्रिम भी सही लग रहा है और जन्मजात और अर्जित भी हमें सही लग रहा है। सर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही सही हैं। ये भी अभिप्रेरणा का प्रकार होता है और ये भी जन्मजात अर्जित होता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आप लोगों को, जिंदगी में याद रखें, हमारे सामने ऑप्शन बहुत अच्छे आएंगे, आपको 4 से 5 पॉजिटिव ऑप्शन देखेंगे, लेकिन आपको चुनना वो है जो आपके एकदम सही रहा है। आपको चुनना वो रास्ता है जो आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए और आप इतने अपने मुकाम तक पहुंच जाओ, वो रास्ता बेटर होता है। तो पॉजिटिव में जब शहर से निकलता हूं, रास्ते में निकलता हूं, बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन मुझे किसी एक का चयन करना पड़ता है। हर व्यक्ति कहता है मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं, लेकिन आपको चुनना पड़ता है। वैसे यहां 2 ऑप्शन बेटर है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन सुनना है। और आप में से अधिकतर बच्चे कौन सा ऑप्शन सुन रहे हैं? सी ए, सी ए, वेरी गुड। अधिकतर बच्चों का सी आ रहा है, मतलब कि ऑडियंस पोल ये कह रहा है कि सर सी ज्यादा सही है। और हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण यही होता है, जन्मजात और अर्जित। तो ये स्वाभाविक और कृत्रिम जो बताया था वो बताया था थॉमसन ने। किसने बताया? थॉमसन ने बताया है। और इस पे प्रश्न बहुत कम आता है। थॉमसन का वर्गीकरण बहुत कम आता है। स्वाभाविक प्रेरक जो एक प्रकार से नेचुरली हमारे व्यवहार में पाए जाते हैं, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, प्रेम, खेल, ये स्वाभाविक होते हैं। कृत्रिम होते हैं प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग, ये कृत्रिम होते हैं। जन्मजात और अर्जित का वर्गीकरण जो किया था वो मेस्लो ने किया था। किसने किया था? मेस्लो ने। वैसे देखो तो ये प्रेरक का वर्गीकरण था, लेकिन यहां ऑप्शन अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का भाग प्रेरक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर बेस्ट क्या होगा? तो आपको सी करना है। क्या करना है? सी। जन्मजात और अर्जित मुख्य वर्गीकरण है अभिप्रेरणा का, जो मेस्लो ने किया था। किसने किया था? मेस्लो ने किया था। तो सी आंसर यहां एकदम से सटीक है। आगे देखिए 4 नंबर के प्रश्न को लेके जा रहा हूं आप लोगों को। अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। वाक्यांश है
और वाक्यांश में क्या लिखा हुआ है देखिएगा आप, दिख रहा होगा आपको। वाक्यांश है एक हाथ में 6, दूसरे हाथ में आधा दर्जन, एक हाथ में 6 है, 6 है, और दूसरे हाथ में क्या है, आधा दर्जन है। भाषा को चेंज करने की कोशिश की है एग्जामिनर ने आपको उलझाने के लिए। ऐसी शब्दावली बनाई है कि मेरे एक हाथ में भी 6 हैं और मेरे दूसरे हाथ में आधा दर्जन है। अब बच्चा समझेगा यार 6 है, आधा दर्जन है, यार ये क्या आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना था कि जो 6 होते हैं वही आधा दर्जन होते हैं, तो दोनों में क्या है, बराबर है कि इधर भी इस हाथ में भी 6 है, इस हाथ में भी 6 है, दोनों तरफ क्या है, 6 है। तो कौन सा द्वंद्व होगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा बताइए। उपागम परिहार होगा, नहीं। परिहार परिहार होगा, दोनों नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकता। उपागम उपागम द्वंद्व होगा, सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि दोनों में ये 6 है। अब मुझे बराबर है दोनों ही, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। यदि इनमें से कोई कम ज्यादा होता तो एक नेगेटिव हो सकता था, एक पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन चूंकि दोनों की मात्रा बराबर है इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि दोनों बराबर हैं, इक्वल मात्रा में हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपागम उपागम। तो सी आंसर जो है वो क्या होगा, सी आंसर। वेरी गुड जी हां, निश्चित रूप से सी आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थॉमसन एंड मेस्लो ने, हाँ निश्चित रूप से थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम वर्गीकरण किया था, मेस्लो ने जन्मजात और अर्जित वर्गीकरण किया है। बहुत बढ़िया। आसिन भीलवाड़ा से नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, खूब सारा आशीर्वाद, जिंदगी में बहुत सारी उन्नति कीजिएगा। याद रखना अपने को कभी कमतर मत आंक लेना, चाहे लोग आपको कितना ही गिराने की कोशिश करें, बस यही है मेरा। एस्टेट 2020 में आया था सर जी, वेरी गुड। जी हाँ, सभी पेपर सभी क्वेश्चन वही होंगे जो आए हैं, आपके लगभग चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, बिलीव रखिएगा। बेहतरीन करेंगे अपन, बहुत शानदार करेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। याद रखना, इस दुनिया को जो जलती है जलने दो, हमें बहुत बेटर करना, उसे और जलाना है, उसे और बेहतर बनाना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, लर्निंग डिसेबिलिटी स्वभाव में होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी होती है स्वभाव में, अधिगम है क्षमता स्वभाव में होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी होती है बताइए। राम राम, नमस्कार 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 नमस्कार। सर आप सुपर मोटिवेशन देते हो, आप लोगों का प्रेम है सुपर मोटिवेशन और मोटिवेशन का परिणाम मिलना चाहिए मुझे। मैं ये कहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लोग तो इस मोटिवेशन के पीछे भी स्वार्थ ढूंढ लेंगे कि धीरे सिंह सर क्यों कर रहे हैं, मुहिम क्यों चला रहे हैं, इसमें भी स्वार्थ है। हो सकता है टैक्स बचाने के लिए करो, अरे काय का टैक्स बचाऊंगा मेरा, इससे टैक्स कैसे बचेगा जब मैं मेरी व्यक्तिगत तनख्वाह से मैं खर्च कर रहा हूं, इसमें टैक्स कैसे बचेगा। और कौन सा मैं कोई सी एक्ट के तहत मदद कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट लोगों को बिना फोटो खिंचाए सिर्फ सामान प्रदान कर रहा हूं। तो लोगों का नजरिया है, उस नजरिए को आप कभी नहीं बदल सकते, बस आप अपनी मुहिम पे चलते रहो, आप तो अपना कर्तव्य पथ पे चलते रहो, उससे डगमगाना मत। लोग आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे। ये दुनिया है, इतनी सेल्फिश है, इतनी स्वार्थी दुनिया है कि इसकी तो बात छोड़ो। आप तो मस्त रहो, इतनी मेहनत करो, इतना जुनून पैदा करो, अपना वजूद इतना बना लो कि उन लोगों को आपकी जरूरत पड़े। ये हकीकत है इस जिंदगी का, वरना लोग आपको कुचलने की कोशिश करेंगे, हमेशा कुचलने की कोशिश करेंगे। याद रखना, ये तो स्टूडेंट्स का प्रेम मेरे साथ है, वरना तो बहुत कोशिशें होती हैं। याद रखना, बहुत कोशिशें होती हैं। वेरी गुड। आगे देखिए, खान सर का मैंने बोल दिया ना कि निश्चित रूप से खान सर के साथ हैं हम। कोई भी टीचर के साथ, किसी भी टीचर के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं हर उस टीचर के साथ हूं, मैं हर उस स्टूडेंट के साथ हूं जिसको डिमोलाइज किया जाता है, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसको हताश करने की कोशिश की जाती है, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसको गिराने की कोशिश की जाती है। तो खैर छोड़िए, अधिगम एवं क्षमता स्वभाव में क्या होगी, तो देखिए अधिगम क्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होगी, आंतरिक। क्या होगी, आंतरिक। देखिए स्थायी होती है ये आंतरिक और स्थायी माने गई है। लर्निंग डिसेबिलिटी अपने स्वभाव में आंतरिक होती है, बाह्य नहीं होती है। अब आपके दिमाग में होगा सर आंतरिक बाह्य दोनों हो सकती, नहीं, ये स्वभाव में आंतरिक ही होगी। और इसका प्रयोग जो किया था वो सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने किया था। और ये पर्सन बहुत बार आ गया 1963 में। तो एक तो ये याद रखना, और ये आंतरिक और स्थायी होती है।
मतलब आप इसको कम तो कर सकते हो, लेकिन कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी को समाप्त नहीं कर सकते, कंप्लीटली समाप्त नहीं कर सकते। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, ठीक है, डेमोग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, एलेक्सिया, अफेसिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, ये सब हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है। तो ये सब आंतरिक होती है स्वभाव में और स्थायी होती हैं, और सैमुअल क्रिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना। इनको अपन कम कर सकते हैं, लेकिन ये समाप्त कंप्लीटली कभी भी नहीं होंगी। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। 1% 100% आएगा। इस बिंदु को बहुत शानदार तैयार करके जाइएगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, झीलों की नगरी से नमस्कार। हां, समाप्त नहीं कर सकते, निश्चित रूप से समाप्त गलत नहीं कर सकते। गुरुदेव पटना, अरे बोल दिया ना कुलदीप जी, मैंने उनके सर के लिए बोल दिया। जयपुर बस्ती से प्रणाम, नमस्कार, बोल दिया मैंने। कुलदीप जी मैंने बोल दिया है उनके लिए। निश्चित रूप से हम साथ हैं, सब एक जैसे हैं, और टीचर को टीचर्स का साथ देना चाहिए। गलत हो गया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गलत हो गया। झीलों की नगरी से नमस्कार, लोसल से नमस्कार। रिट के फॉर्म ओपन होंगे, रीओपन जल्दी होने वाले हैं, आप तैयार रहिए। जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधार लीजिए। दोबारा ओपन होंगे, दोबारा फॉर्म आप भर सकते हैं, जो कमियां रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। और बाकी तैयारी पे एक बार जुट जाइए, तैयारी में गंभीरता ले आइए, सब कुछ अच्छा होगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, देखिए आरटी 2009 1% देके जाएगा। रिट हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, आरपीसी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आरटी 2009 आना है। और मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि जहां से प्रश्न फिक्स आना है, मैं उस बिंदु को इतना गंभीर तरीके से तैयार करके जाऊं कि एग्जामिनर से कैसा भी प्रश्न पूछ ले, मेरा कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, याद रखना। ये मेरा पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि पेपर कैसा भी बन जाए, लेकिन मेरा प्रश्न कभी गलत नहीं हो। तो पढ़ने के नजरिए को इतना गजब का बनाइए, अपने पढ़ने की स्किल को इतना गजब का बनाइए कि एग्जामिनर कहां से पेपर बना दे, आपका गलत नहीं हो। समझना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अब ये भेड़ चाल में चलना बंद कर दीजिए, अब शेर की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। लोगों की तरफ मत देखिए, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर डरने लग जाएं, रोने लग जाएं कि यार इतना कॉन्फिडेंस इस इंसान में कहां से आ सकता है। ये हमारी चेहरे पे दिखना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। याद रखना, जीत जाओगे, याद रखना जीत जाओगे। और ये जीत के दिखाना है, जीत के दिखाना है, लोगों को रुलाना है, जलाना है। जब तक जीत नहीं जाओगे दुनिया आपको रौंदती रहेगी, याद रखना। देखना, अनिवार्य शब्द का प्रयोग जो किया गया है आरटी की धारा 3 में किया गया है। किसमें किया गया है? 03 आरटी की धारा 03 में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और अनिवार्य का मतलब क्या लिया गया था, देखिए। बाकी तो इनमें देखो दंडात्मक कार्य से बचने के लिए कोई मतलब नहीं है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से सीसी की चर्चा धारा 29 में की गई है, और अनिवार्यता कोई है ही नहीं इसमें। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अब सुनिश्चित कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार थोड़ी करेगी, समुचित सरकारें करेंगी। तो यहां शब्द जो है वो है समुचित। क्या शब्द है? समुचित है यहां पे। तो समुचित सरकार में केंद्र सरकार भी आ गई और राज्य सरकार भी आ गई। तो यहां बेस्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? जैसे अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं सर 1 1 1 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने कि समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ये शब्द किस में आता है? समुचित सरकार। और अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल कहां किया गया? आरटी की धारा 3 में शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि समुचित सरकारें ये व्यवस्था करेंगी कि प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मिले। ये कौन सुनिश्चित करेंगी? ये समुचित सरकारें सुनिश्चित करेंगी। ये धारा कौन सी है दोस्तों? ये धारा 3 है। कौन सी धारा है? 3 है। तो धारा 3 में लिखा गया है उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो आपका उत्तर होगा 1। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? देखिएगा, अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन की जब अपन चर्चा करते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक कौन है? तो जब उपलब्धि अभिप्रेरक की दोस्तों चर्चा करते हैं, अचीवमेंट मोटिव कौन सा होता है? अर्जित प्रेरक है। कौन सा प्रेरक है? ये अर्जित प्रेरक है। और किसने दिया था? ये मैककिलेंड और एटकिंसन ने। किसने दिया था? मैककिलेंड और एटकिंसन।
अब आप में से कई बच्चे कहते हैं सर समय कम थोड़ा सा लिया करो। अब इतना समझाऊंगा तो समय हो जाता है, कोशिश बहुत करता हूं फिर भी हो जाता है। मैकिलैंड और एटकिंसन ने 1961 में, मैकिलैंड और एटकिंसन ने 1961 में अचीवमेंट मोटिव का उल्लेख किया। और उपलब्धि अभिप्रेरणा इनमें से क्या है? तो मैकिलैंड एटकिंसन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि अभिप्रेरक कौन सा प्रेरक होता है? अर्जित प्रेरक होता है। वर्गीकरण किसने किया था? मेस्लो ने किया था। किसने किया था? ये मेस्लो के वर्गीकरण में है, लेकिन इसका अध्ययन स्पेशली किसने किया? मैकिलैंड और एटकिंसन ने 1961 में। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि वो सफलता और असफलता को समान करेगा, नहीं, असफलता को नहीं मानेगा, वो केवल सफलता के बारे में सोचता है। केवल सक्सेस कैसे प्राप्त की जाए इसकी बात करेगा अचीवमेंट मोटिव वाला। और जो असफलता की बात करता है, जो रोना रोता है, गुरुजी मर जाऊंगा, गुरुजी असफल हो जाऊंगा, उनमें अचीवमेंट मोटिव कभी नहीं हो सकता। वो रोते रहते हैं जिंदगी भर और लोग उनको रुलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमेशा दबा कुचला रहे। मैं हमेशा बोलता हूं अपने वजूद को खड़ा करो। इस वजूद को ना जब तक खड़ा नहीं करोगे लोग कुचलने की कोशिश करेंगे। अपने वजूद को इतना बड़ा बनाओ कि कोई कुचलने की कोशिश करे तो वो खुद कुचल जाए, लेकिन आप नहीं कुचलें। हमेशा वजूद से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। अपने अंतरात्मा की ताकत को पहचान लो, बार बार कह रहा हूं, याद रखना। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करेगा, नो, कभी भी सोच समझ के कार्य करेगा। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बेहतर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं सफलता को अर्जित करूंगा, हर चीज की प्लानिंग होती है अचीवमेंट मोटिव वाले बच्चों के पास। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, यस एकदम सही है। चैलेंजिंग, चैलेंज प्रस्तुत करो। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर घर पे लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं मजा तभी आता है जब लोग पढ़ने नहीं देते हैं। मजा तभी आता है जब दुनिया सोच रही है कि तुम हार जाओगे। जितने लाइफ में चैलेंज आएंगे मजा आएगा, क्योंकि उन लोगों को दिखाना है, उन गंदे लोगों को सोचना पड़ेगा कि यार इस बंदे से किससे पंगा लिया है मैंने, किस बंदे से पंगा लिया। चुनौतियां आने दो, समस्याएं आने दो। जितनी समस्याएं आएंगी, जितने चैलेंजिंग आएंगे, अचीवमेंट मोटिव वाले खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि देखता हूं कि चैलेंज कितने बड़ा है या मैं बड़ा हूं। चैलेंज आपसे बड़ा नहीं हो सकता, इंसान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये चुनौतियां, समस्याएं तनिक हैं, ये छूट जाएंगी, दब जाएंगी पैरों तले यदि जज्बा बहुत गजब का है। और अचीवमेंट मोटिव यही कहता है, चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आसमान में उड़ने वाले लोग हैं, चुनौतियों को चकनाचूर करने वाले लोग हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं, चुनौतियों के सामने खड़े होते हैं। दुनिया चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, कोई साथ दे या न दे, लेकिन ये अपना खुद का साथ कभी नहीं छोड़ते। और जो इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता वो डेफिनेटली विनर बनता है, याद रखना। सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। विशिष्ट बालक जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, कौन से बच्चे पढ़ते हैं आप? विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालक आपकी जो तीसरी यूनिट में आपके डाल रखा है भारतीय संदर्भ में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, विकलांगता अधिनियम 2016, भारतीय विकलांगता अधिनियम 2016, जहां इसमें 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? पहला प्रश्न, भारतीय विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम हो, कितना हो? 40 डिग्री से कम, तथा 10 डिग्री के कोण तक, यानी 10 डिग्री तक हो, 40 से 10 डिग्री के बीच का जो कोण जिसकी आंखों में बन रहा है, वो बच्चा कौन सी प्रकार की कैटेगरी में आएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन है। विशिष्ट बालक पे एक पर्सन, डेफिनेटली 3 पर्सन आने हैं, चाहे वो सृजनात्मक बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, और इन विशिष्ट निःशक्त बच्चों में जो अंधे, चक्षु, बधिर बच्चे हैं, ऑटिज्म ग्रसित बच्चे हैं। तो यहां आंसर क्या होगा? बताएं फटाफट, आंसर बताएं। बी सी, बी सी, ए डी बी। सर अनलाइक करने वाले को जरूर कारण बताएं। अरे किसी को कारण नहीं बताना है, जिंदगी में हमें इन चीजों पे सोचना ही नहीं है। कितने लोग अनलाइक करेंगे? आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो, इतना जुनून पैदा कर लो कि अनलाइक करने वाले थक जाएं, उनकी अंगुलियां दुखने लग जाएं और वो रोने लग जाएं कि अरे यार ये आदमी तो आगे बढ़ रहा है, इसके लाइक ज्यादा आ रहे हैं, इसके लाइक ज्यादा आ रहे हैं। उनको करने दो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। जिंदगी में समस्याओं को हल्के में लो, मस्ती के साथ लो, उन लोगों को जलाओ। याद रखना, वो अनलाइक करने वाले एक दिन थक जाएंगे और हम लोग जीत जाएंगे। तो इनकी परवाह नहीं करनी है। वेरी गुड, बी सी, बी सी, वेरी गुड।
अधिकतर बच्चों का आंसर बी आ रहा है। देखिए पूर्णतया दृष्टि बाधित बच्चा जो होता है वो होता है जिसका 10 डिग्री से निम्न हो, ठीक है। 10 डिग्री से जो कम होगा वो होता है पूर्णतया बाधित, और जो 10 डिग्री तक का होता है उसको अपन बोलते हैं अल्प दृष्टि। तो यहां बी सही होगा। 10 डिग्री से कम हो जाएगा वो तो पूर्णतया बाधित हो जाएगा, और जो 10 डिग्री तक मतलब उससे नीचे नहीं वहां तक है तो वहां कौन सा हो जाएगा, अल्प दृष्टि बाधित बच्चा। तो बी आंसर दोस्तों सही है। कौन सा आंसर सही है सर? क्या मेरी मजबूरी है? उस बच्चे ने क्या लिखा? देखिए मजबूरियों का मैंने कभी फायदा नहीं उठाया। मैंने खुद बच्चों को, जो बच्चा रियली में गरीब है उस बच्चे को मैंने खुद अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए कि मेरा ऑनलाइन कोर्स ले रहा है तो याद रखना, रियल में जो वास्तव में गरीब होता है मैं तो खुद उसके साथ खड़ा होता हूं। मैं ऐसा हुई नहीं, मैंने आपको बार बार कहा है, ऐसा उद्देश्य नहीं है जिंदगी का, कभी उद्देश्य था ही नहीं, ठीक है। कभी प्रोफेशनल नहीं बना, तभी तो आज तक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने केवल फायदा उठाया है मेरा, इसलिए फायदा उठाया है क्योंकि कभी प्रोफेशनल बना ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं बना। याद रखना, किसी ने कुछ दे दिया, ले लिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए ये दुनिया में इतने धोखे मैंने खा लिए हैं, लोगों को इतना देख लिया है कि विश्वास हो गया है कि दुनिया ना इतनी रंग बिरंगी है। ये आपका तभी तक फायदा उठाती है जब तक आप साथ हो। जिस दिन आप साथ छोड़ोगे और अपना अलग कदम उठाओगे उस दिन आपको गिराने की कोशिशें पूरी की जाएंगी। तो मस्त रहिए। याद रखना, जो बच्चे को लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, धीर सिंह सर उसके साथ हैं, कुछ भी नहीं है उसके साथ धीर सिंह सर साथ में है। ऐसे अपने आप को डिमोलाइज मत कीजिएगा, करेंगे सब बेटर होगा। अल्प दृष्टि युक्त व्यक्ति, तो यहां 10 तक का अल्प दृष्टि और 10 से कम वाला क्या हो जाएगा, पूर्णतः बाधित बच्चा। आगे देखिए नेक्स्ट, सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? लर्निंग के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या चाहिए साहब? सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान पूछ रहा है। पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए? सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान बताओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 12:92 बारिश आ रही है, आने दो। मैं तो कहता हूं नदियों को बहने दो, समुद्र को उठने दो, सुनामी को गरजने दो। ये बारिश आए, कुछ भी आए, लोगों का अहम टूटने दो, जो गंदे लोग हैं उनको गिरने दो, बारिश को बहने दो, खूब बारिश आए, खूब पानी बहे, लोगों के पाप कम हो, पेड़ पौधे जीवित हों, आने दो, बरसने दो। ये दुनिया बेहद गंदी है, याद रखना, बेहद गंदी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं वजूद बहुत गजब का बनाओ, अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ, बहुत मजबूत बनाओ। अवनी से मिला रहे, मिला देंगे। आप मिशन में पढ़ाते हैं क्या? कहीं नहीं पढ़ाता मैं तो, सब जगह से छोड़ छाड़ दिया मैंने। अब तो मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें। थक चुके हैं अनावश्यक रूप से, अब सेवा करना चाहते हैं बस। जिज्ञासा और रुचि, वेरी गुड। 2 प्रश्नों में लेकर कंफ्यूजन हो रहा है सर, रुचि और जिज्ञासा। याद रखिएगा रुचि क्या है, जिज्ञासा क्या है, समझिएगा। रुचि तभी उत्पन्न होगी जब जिज्ञासा होगी, रुचि बिना जिज्ञासा के नहीं होगी। पहली चीज आती है जिज्ञासा। ये चीज क्या है, ठीक है, ये चीज क्या है, यहां से शुरुआत होती है और फिर उसको आप जान लोगे। जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद जानोगे तो आपको अच्छी लगेगी तो आपकी रुचि क्रिएट हो जाएगी, और अच्छी नहीं लगेगी तो आपकी रुचि क्रिएट नहीं होगी। लेकिन पहली चीज क्या आई थी, आप में जिज्ञासा आई थी, क्यूरियोसिटी आई थी। तो जिंदगी में याद रखना, किसी भी चीज को सीखने के लिए पहला पड़ाव होता है ये वास्तव में क्या है, ये जानने की ललक पैदा हो जाना, यानी कि जिज्ञासा सीखने का पहला कारक है। तो याद रखना जिज्ञासा, जिज्ञासा। डी डी डी। सर आप बेस्ट हैं, मुझे नहीं पता कि मैं बेस्ट क्या हूं नहीं, लेकिन मैंने जिंदगी में संघर्ष बहुत किया है, मैंने लोगों को बहुत देखा, याद रखना। मैंने अपना शोषण भी बहुत करवाया, याद रखना। 2008 से पढ़ा रहा हूं, हर जगह मैंने लोगों को देखा है। प्रोफेशनल कभी बना नहीं, इसकी कीमत मैंने आज तक चुकाई है, याद रखना, इसकी कीमत मैंने आज तक चुकाई है। इसलिए मैं आपको लोगों को कहता हूं कि दुनिया ये बहुत मतलबी है। कोशिश कीजिए कि अपने आप को इतना बड़ा बनाएं, अपने वजूद को इतना बड़ा बनाएं कि लोगों को आपकी जरूरत पड़े, वरना शोषण बहुत होगा, बहुत शोषण होगा, याद रखना। भावनाओं से काम नहीं चलता है। मैं भावुक आदमी हूं और भावुक लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उनके साथ मजे लिए जाते हैं उनके। वेरी गुड। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, एक टीचर का कक्षा में रोल क्या होना चाहिए बताइए? एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? गुरुजी को कक्षा में क्या कार्य करना चाहिए बताइए फटाफट? प्रोग्रेसिव भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में,
क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सर। एडुड्रीम पे आपकी टेस्ट सीरीज ले रखी है, अवनी एजुकेशन पे कैसे ट्रांसफर होगी? हो जाएगी। आप अवनी एजुकेशन ऐप के चार्ट पे मैसेज करें, आपको एक कोड जारी किया जाएगा, उस कोड पे आपको 50 रुपए ऑफ मिल जाएंगे और 50 रुपए में आपको सिर्फ जीएसटी का चार्ज आपसे लिया जाएगा, वो आप दे दीजिए, आपको नए टेस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। धार्मिक मनोविज्ञान बाबा गुरु नारायण दास जी की भूमि से नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने उत्कर्ष में पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है। निर्मल जी का निवेदन जरूर आया था, बट मैंने अभी सोचा नहीं इसके ऊपर, कहीं नहीं पढ़ा है मैंने अभी फिलहाल। और अब केवल खुद के साथ ही काम करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से काम करने की इच्छा है फिलहाल। मुकेश सिंह जी, खान सर के बारे में मैंने बोल दिया है, निश्चित रूप से बोल दिया है। खान सर एक अच्छे इंसान है और हर टीचर एक अच्छा इंसान होता है, जो अपनी मेहनत से बनता है वो हर टीचर अच्छा है। देखिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोग्रेसिव, प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक और प्रभावशाली। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि सर प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक। देखिए आंसर जो माना गया था मेरे अनुसार इस एग्जाम में, वो ये माना गया था प्रजातांत्रिक भूमिका में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि वर्तमान परिवेश में आप देखोगे, चाहे जॉन डीवी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछता है या एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछता है, तो माना शायद सी गया था, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर है प्रगतिशील भूमिका में। देखिए प्रजातांत्रिक क्लास का मतलब तो होता है कि बच्चे को बोलने का, प्रश्न पूछने का अधिकार हो, और प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, बच्चा प्रधान हो, बच्चे को करके सीखने का मौका मिले, आत्म अनुशासन आधारित हो, बच्चा हर चीज को खुद करे। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये जो जॉन डीवी ने दी थी और भारत में गिजू भाई बधेका ने, भारत में किसने दी थी? गिजू भाई बधेका ने प्रगतिशील शिक्षा की बात की। और वैसे जॉन डीवी ने बात की थी जिसमें उसने लेब विद्यालयों की स्थापना की थी, तो उसमें स्पेशली इस बात की बात की कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो ज्यादा बेटर वर्तमान परिवेश और एनसीएफ 2005 के अनुसार तो प्रगतिशील शिक्षा होती है, लेकिन उस समय एग्जाम में उत्तर जो माना गया था मेरे अनुसार सी माना गया था, प्रजातांत्रिक। लेकिन यदि मैं वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जवाब दूं तो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, यानी प्रजातांत्रिक से भी बेटर आंसर ए होगा, लेकिन आंसर उस समय सी माना गया था। मैं इसका समर्थन करता हूं। इसका 11 नंबर का प्रश्न, पियाजे ने किस अवस्था को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, देखिएगा पियाजे ने किस अवस्था को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा है? बताओ, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे ने किस अवस्था को, पियाजे ने किस अवस्था को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा है? वेरी गुड, C1 ए पहुंच जाओगे, निश्चित रूप से पहुंच जाओगे मंजिल तक। बस पॉजिटिव रहिएगा, जोश रहिएगा, जुनून रखिएगा अपने अंदर, ताकत पैदा कर लेना, बहुत ताकत रखना अपने अंदर। लोग आपको गिराने के लिए, हराने की बहुत कोशिश करेंगे, याद रखना, बट आप हार मत जाना, मजबूत बने रहिएगा, बहुत मजबूत बने रहिएगा। देखिएगा इसका आंसर क्या है? माध्यमिक शिक्षा का संबंध पूछ रहा है, और माध्यमिक शिक्षा का मतलब क्या है? 9th क्लास का बच्चा, और 9th और 10th क्लास में बच्चा कब आता है? लगभग 13, 14, 15 साल का बच्चा होता है, वो 9th और 10th क्लास में आता है। तो इसका मतलब 12, 13, 14, 15 वर्ष की कौन से एजुकेशन में आएंगे, कौन से स्टेज में आएंगे? तो 12 से 15 वर्ष का जो कार्यकाल बताया था वो कौन सी अवस्था में बताया था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कौन से बताया था? औपचारिक में। तो दिमाग लगाना था, माध्यमिक शिक्षा मतलब 9वीं से 10वीं तक का बच्चा लगभग कौन से क्लास में होता है, तो वो कौन से एज ग्रुप में होता है? लगभग 14 से 15 साल का बच्चा होता है, और वो कौन से में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक, सी। सभी को नमस्कार, बूंदी वाले बच्चों को नमस्कार, चित्तौड़ वाले बच्चों को नमस्कार, राजस्थान से बाहर के सभी बच्चों को नमस्कार, राजस्थान और भारत की वीर भूमि में पैदा हुए हर बच्चे को नमस्कार। कौन सा शिक्षण अन्य शिक्षण स्तर की आधारशिला माना जाता है? आरपीसी स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है। आपका एक टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक टॉपिक होता है आप लोगों के, होता है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नारायण सिंह जी कहते हैं आपके चरणों में आना है, मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चा मेरे चरण में आ जाए। हार्मिक मनोविज्ञान विलियम मैकडूगल का है, हार्मिक मनोविज्ञान।
सभी को नमस्कार। देवनगरी से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। देवनगरी वाले बच्चों को नमस्कार। सर गलत हो गया, कोई बात नहीं है, पर्सन गलत हुआ है, बस जिंदगी में कभी गलत मत हो जाना, ठीक है ना। रास्तों में गलत मत हो जाना जिंदगी में, बाकी पर्सनों में कोई दिक्कत नहीं है, सुधार कर लोगे, मुझे विश्वास है मेरे विद्यार्थियों पे। कौन सा शिक्षण स्तर? वेरी गुड। बी 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 आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, बी सी बी सी बी सी बी सी। इसका मतलब आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, आप अवनी मनोविज्ञान को पढ़ नहीं पा रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसमें सब कुछ डाल रखा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। वहां मैंने क्लियरली लिख रखा है कि शिक्षण, अन्य शिक्षण थे आधारशिला, यानी 3 स्तर होते हैं। बोध स्तर दूसरा होता है, चिंतन स्तर तीसरा होता है और स्मृति स्तर पहला होता है। और हमेशा याद रखना, आधारशिला जो होता है वो आधारशिला हमेशा होता है स्मृति स्तर, क्योंकि स्मृति स्तर के बिना बोध और चिंतन स्तर नहीं हो सकता। स्मृति स्तर किसने दिया था? जोहान हर्बर्ट ने दिया। बोध स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। चिंतन स्तर किसने दिया? हंट ने दिया। यह स्मृति स्तर वो स्तर होता है जो रटने पे बल देता है। बच्चा पहाड़े याद करना है, व्याकरण के नियम याद करता है, ये स्मृति स्तर होता है। तो ये रटने पे आधारित होता है, ज्ञानात्मक पक्ष पे आधारित होता है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली थी उस पे आधारित होता है, ठीक है। ये नहीं होगा तो कभी भी ये नहीं आएगा। ये स्मृति स्तर नहीं होगा तो बोध और चिंतन नहीं आएगा। इसलिए स्मृति स्तर को याद रखना, बोध और चिंतन स्तर की क्या माना जाता है? आधारशिला माना जाता है। तो बेस जो है वो स्मृति स्तर होता है। कौन सा होता है? स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर बेस होगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है? चिंतन स्तर होता है, सबसे उच्चतम चिंतन स्तर होता है। बोध का मतलब होता है हर चीज को समझना, और ये रटने पे बल देता है। तो स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। आधारशिला उत्तर क्या करना है? स्मृति स्तर करना है। आधारशिला किसको माना जाता है? स्मृति स्तर को। 4 नंबर, वेरी गुड। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी किस बच्चों के लिए होता है? देखिएगा प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम किन बच्चों के लिए होता है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, बताइए बताइए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। सूर्यमल मिशन की धरती से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जयपुर से नमस्कार, सभी को नमस्कार। रिट कब होगी? सितंबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगी, पूरे चांसेज हैं। अगस्त लास्ट में भी हो जाए, कोशिश कीजिए आप जुलाई के अकॉर्डिंग कीजिए, कोशिश कीजिए आप जुलाई के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिए। टूटना मत, बिखरना मत, रोना मत कभी भी, बहुत मजबूत बनाए रखिएगा। आईईपी किन बच्चों के लिए होती है? देखिए, आईईपी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो अमेरिका से आया था। कहां से कॉन्सेप्ट आया था? ये स्पेशली अमेरिका से इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी कि जो बच्चे स्पेशली विकलांग बच्चे हैं, उन विकलांग बच्चों की चुनौतियों को पहचान करते हुए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख के ये व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम वहां से चलाया गया है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी का संबंध किन बच्चों से होता है? याद रखना, निःशक्त बच्चों से। किससे होता है? निःशक्त बच्चों से आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का संबंध होता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। याद रखिएगा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। रेट के फॉर्म रीओपन होने पे सभी को मौका मिलेगा, मेरे अनुसार निश्चित रूप से एक बार सभी को मौका मिलेगा। तो जिन्होंने गलतियां कर दी हैं वो गलतियों को सुधार लीजिएगा, और बाकी कोई टेंशन है उसको दूर कर लेना, लेकिन इस बार गलती मत कीजिएगा। पॉजिटिवली भरिएगा, अपने इष्ट देव का नाम लेके भरिएगा, सब बेटर हो जाएगा, सब सकारात्मक हो जाएगा। जिंदगी में हर चीज बेहतर होगी, विश्वास रखिएगा अपने ऊपर। नेक्स्ट, निःशक्त। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम किन के लिए? निःशक्त या विकलांग बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, पावलोव, आईपी पावलोव। जब आईपी पावलोव के सिद्धांत को आप पढ़ते हैं तो आईपी पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन की संभावना सर्वाधिक होती है जब सीएस और यूसीएस में अंतराल होता है। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चे इस प्रश्न को पूछते हैं, यह आया हुआ प्रश्न है। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन की संभावना सर्वाधिक होती है जब सीएस और यूसीएस में अंतर हो। और मैंने किताब में भी लिख रखा है, अपनी ऑब्जेक्टिव वाली किताब में मैंने स्पेशली इसका जिक्र कर रखा है। ऑब्जेक्टिव अवनी वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान की विशेष तथ्यों में इस बात का जिक्र कर रखा है। यह आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। अवनी मनोविज्ञान सर पढ़ने के बाद भूलने लग जाते हैं, भूलोगे जब बार बार रिपीट करो, पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं भूलोगे, सब याद आ जाएगा एग्जाम टाइम में। मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, सब बढ़िया होगा। सुनील दुधावत का नमस्कार, नमस्कार। आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सीएस और यूसीएस,
इस प्रयोग में आईपी पावलो के प्रयोग में सीएस कौन था? घंटी था। यूसीएस कौन था? भोजन था। सीएस कौन था? घंटी था। यूसीएस कौन था? भोजन था। उन दोनों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए जिससे कि कंडीशनिंग संभावना हो जाए? देखो दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि 0 सेकंड या 1 सेकंड तक होगा तो दोनों साथ साथ ही हो जाएंगे। बे 0 या 1 सेकंड में तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, तो कुत्ता ध्यान नहीं देगा। जब दोनों चीजें साथ आएंगी तो कभी भी कंडीशनिंग हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। मिनिमम अंतराल जो होता है और मैक्सिमम अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा वो याद रखना कितना सेकंड होगा। आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं? सी डी सी बी, वेरी गुड, 4 से 5 सेकंड। हमेशा याद रखना 0.4 से 0.5 सेकंड अंतराल होना चाहिए, इसका आंसर माना गया है और यही आपको करके आना है, यही करके आना है। 4 से 5 सेकंड मतलब कि घंटी बजी, समझ रहे हो आप? घंटी बजी और जैसे ही घंटी बजी तो घंटी की ध्वनि जो कंपन है वो समाप्त हुआ, तो जैसे ही घंटी बजी तो कंपन समाप्त होने में 2 से 3 सेकंड तो वैसे लग जाएंगे, 2 से 3 सेकंड तो कंपन समाप्त होने में लग गए, और उसके जस्ट 1-2 सेकंड बाद में जो है वो भोजन दिया जाएगा, तो कुत्ते को लगेगा हाँ घंटी बजी, उसके बाद भोजन आएगा। और 1-2 सेकंड बाद में दोगे तब तक तो घंटी की आवाज ही समाप्त नहीं होगी, उसका कंपन ही चलता रहेगा, तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमेशा कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें 4 से 5 सेकंड का अंतर माना गया है, यानी 5 से 7 सेकंड से ऊपर होगा तो वो भी अच्छा नहीं होता है, और 4 सेकंड से कम होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो 4 से 5 सेकंड इसका आंसर होगा। क्या होगा? 4 से 5 सेकंड। ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। 14 नंबर का आंसर सी। और अंतिम प्रश्न देखिए, पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक, इसको लेकर बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन था, सर पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मॉरिसन हैं, जेएफ हर्बर्ट हैं या ब्लूम हैं पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक। सर ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे? ऑफलाइन देखेंगे निश्चित रूप। सर आपका कोर्स किस ऐप पे मिलेगा? अवनी एजुकेशन ऐप कोर्स है, अवनी एजुकेशन ऐप पे है, आप ले सकते हो, और बहुत अच्छा कोर्स मैंने उस पर डाला है अवनी एजुकेशन ऐप पे कंप्लीटली, और टेस्ट सीरीज उसमें फ्री है कोर्स के साथ, अवनी एजुकेशन ऐप। देखिएगा पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? इसमें बहुत सारी किताबों में हर्बर्ट स्पेंसर भी लिखा हुआ है, मैं भी शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन हो गया था इसमें, लेकिन इसका वास्तविक आंसर जो होगा वो याद रखना जोहान हर्बर्ट होगा। क्या होगा? जेएफ हर्बर्ट। इसलिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव वाली किताब निकाली थी अवनी थ्योरी के बाद, तो ऑब्जेक्टिव वाली किताब में इस चीज का विशेष जिक्र किया था कि हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली उसका जोहान हर्बर्ट प्रतिपादक है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ना हो के आपको उत्तर क्या करना है? जोहान हर्बर्ट। और इन्होंने स्मृति स्तर शिक्षण दिया था। क्या दिया था इन्होंने? ही स्मृति स्तर जो शिक्षण दिया था वो किन्होंने दिया था? जोहान हर्बर्ट ने। तो आपको याद रखना है जोहान हर्बर्ट ही करना है। क्या करना है? जोहान हर्बर्ट करना है। ठीक है, तो जोहान हर्बर्ट कर लेना, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। आप भविष्य में कभी भी प्रश्न आए तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर दिमाग से निकालना है, आपको केवल जोहान हर्बर्ट करना है। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं और हो जाती हैं, कंफ्यूजन हमें दूर करना है। देखो गलतियां सबसे होती हैं, कोशिश ये करें कि हम सही चीज सीखें बस। ठीक है, कोई आदमी कुछ भी बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा विद्वान नहीं होता, हर आदमी सीखता है और वो अपनी गलतियों से भी सीखता है, आपसे भी सीखता है। तो आप इसमें यही रखें, फिलहाल मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सही आंसर है, जेएफ हर्बर्ट। ठीक है, तो यही याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। आज के 15 प्रश्नों की श्रृंखला यहां समाप्त होती है। कल फिर इसी 15 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे। मस्त रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, जीत जाएंगे एक दिन हम। रोइएगा मत, लोगों को हंस के दिखाइएगा, लोग रोने चाहिए, हम हंसेंगे। याद रखना, रो रहा है उसको रोने दो। कोशिश करें कि आंसू हम जरूर पहुंचे, मुहिम हमारी जिंदा रहेगी। पेड़ पौधे जरूर लगाएं, सब तक पहुंचने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। हमारे माता पिता के सपने जरूर सच हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सभी को शुभ रात्रि।